ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें फर्क पता होना चाहिए रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान। रेस्पिरेशन और नंबर 2 ब्रीथिंग। देखो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्गेनल में, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्गन में। ऑर्गेनल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गन कौन सा? लंग्स, फेफड़े। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है ना C6H12O6 किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, इसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है कि एयर क्या होती है? इन होती है और एयर आउट होती है। एयर इन एंड एयर आउट, ये प्रोसेस ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नाम है। नंबर 1 पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर 2 सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। गुड। और यूनिवर्सली प्रेजेंट, ऑलवेज इन मोशन, सेमी ऑटोनोमस, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और इसका नाम एक और है पिलियोमॉर्फिक भी, इसी को कहते हैं पिलियोमॉर्फिक। पिलियो मींस होता है मेनी, मॉर्फिक मींस होता है शेप। अभी देखो इसके ये सारे नाम माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है? एटीपी। और एटीपी क्या होता है? तवानाई का सिक्का, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी वजह से जहां पे एनर्जी बन रही है उसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का टूटना। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर टूटना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर टूटना। इसी वजह से इसको कहते हैं सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यूनिवर्सली प्रेजेंट, ये हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। हर यूकैरियोटिक सेल, एवरी यूकैरियोटिक सेल, जो भी यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट होगा। यू मींस क्या होता है? ट्रू। कैरियोट मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। हर ट्रू न्यूक्लियस वाले जानदार के अंदर ये मौजूद होगा। और प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होगा। बाकी जो भी यूकैरियोट वाले जानदार है उन सारों के अंदर ये मौजूद होगा। वो चाहे प्लांटी हो, चाहे अल्जी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटिस्टा वाले हो, अमीबा, पैरामीशियम, जुबलिना, क्लेमिडोमोनास या प्लाज्मोडियम वाले, सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ऑलवेज इन मोशन, हमेशा हरकत में होगा। हरकत में क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होती है? एनर्जी, एटीपी। तो हस्ती को मस्ती है, हस्ती को या दस्ती को? दस्ती। तो एनर्जी करेंसी है ना एटीपी, तो इसको क्या होती है? मस्ती। और 24 घंटे ये क्या होता है? मोशन में, जैसे 10 लगे हो। ठीक है, इसके बाद सेमी ऑटोनोमस। सेमी मींस क्या होता है? आधा। ऑटोनोमस किसको बोलते हैं? खुद मुख्तार। ये आधा खुद मुख्तार कैसे होता है? क्योंकि इसके पास क्या मौजूद होता है? डीएनए। अभी देखो ना, ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की वजह से ही न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ दी सेल कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं। अच्छा, इसी वजह से अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए मौजूद है तो ये भी अपने ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो सेमी ऑटोनोमस हो गया, आधा खुद मुख्तार। आधा अपने ऊपर डिपेंड करता है और आधा किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के ऊपर। याद रख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो वाहिद ऑर्गेनेल है जिनके पास अपना डीएनए होता है। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, आधे खुद मुख्तार होते हैं, आधे अपने ऊपर डिपेंड करेंगे और आधे न्यूक्लियस के ऊपर। अच्छा, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। इसे एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? देखो, शुरू के अंदर ना इवोल्यूशन वाले कहते हैं कि एक लार्ज एनएरोबिक बैक्टीरिया, एक बड़ा एनएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता, उसने क्या किया? एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया जो ऑक्सीजन को यूज कर सकता था। वो स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को खाया लेकिन संभाल कर रख लिया, उसको संभाल कर रखा और उससे क्या यूज किया? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करते हैं ना, वैसे ही उस स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी वजह से कहते हैं कि बैक्टीरिया कहां से आया है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एक पुराने किसी एरोबिक बैक्टीरिया से। कैसे? देखो इधर, ये क्या? लार्ज एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसने क्या किया? स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को क्या किया? इंजेस्ट किया, खा लिया, खाकर संभाल कर रख लिया। संभाल कर रखा तो ये ऑक्सीजन को यूज करने लग गया बैक्टीरिया, और इसी से क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ना इवोल्यूशन की थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के लिए कि ये दोनों एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल है, ये एक बैक्टीरिया से आएंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? एयर इन और एयर आउट। ये किसमें होती है? ऑर्गन में या लंग्स में। ठीक है, फेफड़े जो होते हैं हमारे उनके अंदर होती है। अभी ब्रीथिंग को पढ़ने से पहले ना हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को देखेंगे। उसके अंदर नंबर 1 हम किसको देखेंगे? लंग्स को। लंग्स किधर मौजूद होते हैं? चेस्ट कैविटी। दूसरा गुड,
थोरेसिक कैविटी और रिब केज, ठीक है, इधर मौजूद होते हैं। चेस्ट कैविटी इसी को ही कहते हैं, थोरेसिक कैविटी भी इसी को ही कहते हैं और रिब केज भी इसी को ही कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रिब केज के अंदर हड्डियां कितनी है तो कितनी बताओगे? 51, ठीक है। रिब केज के अंदर हड्डियां कितनी है? 51। अच्छा 24 कौन सी है? रिब्स। अच्छा एक सामने वाली, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। अच्छा और 26 वर्टिब्राई, ठीक है। 26 क्या होती है? वर्टिब्राई, और 24 क्या होती है? रिब्स, और एक है स्टर्नम। तो टोटल हड्डियां कितनी होगी? 51। और लंग्स कितने होते हैं? पेयर में होते हैं, जोड़े में, ठीक है। अच्छा अगर ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट, राइट लंग कितने लोग के ऊपर मुश्तमिल होता है? 3 के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट लंग 2 लोग के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। अभी लंग्स के ऊपर ये क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, गुड। अच्छा इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? याद रख लो कि लंग्स क्या करता है? एयर को इन कर रहा होता है और एयर को आउट कर रहा होता है, और ये 24 घंटे प्रोसेस होता है। इस दौरान लंग्स को क्या करनी होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी होती है। इसी वजह से ये जो फ्लूइड होता है इसको क्या देता है? स्मूथनेस देता है, ठीक है, हमवार होता है कि सुकून से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके, ठीक है। अच्छा इसको मिटाते हैं। इंजीनियरिंग इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एयर पासेजवेज, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे? एयर पासेजवेज, ठीक है। एयर का दाखिल होना कहां से? नोस्ट्रिल से दाखिल होना, और कहां तक जाना? लंग्स तक। तो ये हम पढ़ेंगे एयर पासेजवेज के एयर कैसे दाखिल होती है? नोस्ट्रिल से लंग्स तक, ठीक है। अभी देखो नंबर 1 स्टार्ट कहां से होती है? एयर नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल्स के बाद कहां जाती है? नेजल कैविटी। अच्छा नेजल कैविटी के बाद क्या आ जाता है? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के बाद क्या आ जाता है? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होती है? कॉमन ट्यूब होती है फूड के लिए भी और एयर के लिए। हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमें एयर की ट्यूब के अंदर जाना होगा, तो फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद क्या आ जाता है? लेरिंक्स, ठीक है। लेरिंक्स के अंदर क्या होता है? एक पेयर होता है वोकल कॉर्ड्स का। किसका? वोकल कॉर्ड्स का, जहां से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, जिसे पार करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमारे दरमियान मीडियम है, कौन सी है? गैस, ठीक है, एयर मीडियम है। और ये जो वेव्स होती है इनके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। क्या बनते हैं? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। 2 कंप्रेशन के दरमियान का फासला वेवलेंथ, 2 रेयरफेक्शन के दरमियान का फासला क्या होता है? वेवलेंथ। और इससे पार करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे पार करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो कौन सी होती है? सूरज की रोशनी जो जमीन तक पहुंचती है, बीच में इनकी स्पेस है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो ये जो रोशनी सूरज से जमीन तक पहुंच रही है, ये कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे पार करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। और इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। इसके अंदर क्या क्या बनते हैं? क्रस्ट और ट्रफ। 2 ट्रफ के दरमियान का फासला वेवलेंथ, 2 क्रस्ट के दरमियान का फासला वेवलेंथ। अच्छा चलो लेरिक्स। लेरिक्स के बाद ट्यूब आ जाती है ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसके बाद क्या आ जाता है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया में याद रखो क्या मौजूद होते हैं? सिलिया और ग्लोबुलर सेल। ग्लोबुलर सेल क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और सिलिया की तरफ मूवमेंट करते हैं अपवर्ड। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेकिया के अंदर आ जाता है, ग्लोबुलर सेल म्यूकस सीक्रेट करके उन्हें पकड़ लेते हैं, और सिलिया अपवर्ड मूवमेंट करके किधर भेज देता है? फेरिंक्स में। फेरिंक्स से कहां चले जाते हैं? एसोफेगस में। एसोफेगस से कहां चले जाते हैं? स्टमक में। और स्टमक का जो मिडल रीजन होता है, जिसे फंडस कहते हैं, उसके अंदर एक सेल होता है ऑक्साइटिक सेल, जो HCl को सीक्रेट करता है। HCl क्या है? एक एसिड है, और वो एसिड क्या कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या आ जाती है? 2 ब्रोंकाई। अच्छा ब्रोंकाई के बाद क्या आ जाती है? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद क्या आ जाती है? एल्विलर डक्ट, ठीक है। एल्विलर डक्ट के बाद क्या आ जाते हैं? एल्वियोलाई। अच्छा ये एल्विलाई, एल्विलाई के ऊपर क्या मौजूद होती है? ब्लड की कैपिलरीज। एल्विलाई के अंदर ये क्या होता है? फ्लूइड, जिसे हम क्या कहते हैं? गुड सर्फेक्टेंट, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एल्विलाई होते कितने, तो कितने होते हैं? 700 मिलियन। और ये जो 700 मिलियन एल्विलाई होते हैं, ये टेनिस कोर्ट के ऊपर आ सकते हैं, और 20 टाइम्स ऑफ इंटायर स्किन, पूरी स्किन 20 मरतबा उसके ऊपर क्या आ सकते हैं? एल्विलाई आ सकते हैं, ठीक है। और एल्विलाई का एक और नाम याद रख लो, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। गुड, रेस्पिरेटरी
सरफेस और रेस्पिरेटरी सरफेस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इधर क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं। गैसेज क्या होती हैं, इधर एक्सचेंज होती हैं। चलो अभी थोड़ा डायग्राम से इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, सर तुम्हारा आर्टिस्ट तो है ही ना। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, इसके नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, ये नेजल कैविटी। भाई नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद ये क्या आ गई, नेजल कैविटी आ गई। ठीक है, नेजल कैविटी में क्या क्या मौजूद होते हैं, हेयर्स। ठीक है, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए, स्मेल के लिए। ठीक है, इसके अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल, जो किसको सीक्रेट करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के साथ आ जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, इधर ही पकड़े जाते हैं। अगर इधर से चले गए तो ट्रेकिया के अंदर ग्लोबुलर सेल म्यूकस को सीक्रेट करेंगे, तो उस वजह से क्या हो जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एपिथेलियल सेल के बाद इसके अंदर क्या होती है, ब्लड की वेन्स। ठीक है, अभी ब्लड की वेन्स का काम क्या है, नेजल कैविटी के अंदर ये एयर को क्या करती है, वार्म करके फिर आगे भेजती है। ठीक है, अच्छा, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद क्या आ जाएगा, इधर, इधर क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, सॉफ्ट पैलेट के बाद इधर एक कॉमन ट्यूब होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। गुड, फेरेंक्स क्या होती है, कॉमन ट्यूब होती है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ये कौन सा पाइप है, फूड का, और फूड का पाइप एसोफेगस का। ठीक है, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद क्या आ जाता है, स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ जाता है, सीसम, अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम और एनस। लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ नहीं रहे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो फेरिंक्स के बाद ये क्या आ जाता है, लेरिंक्स। ये क्या होती है, लेरिंक्स, लेरिंक्स। और इधर क्या आ जाता है, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। अच्छा, एपिग्लोटिस के बाद इधर ये कौन सी ट्यूब आ जाती है, ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सिलिया और गोट, सिलिया और दूसरे कौन से सेल मौजूद होते हैं इधर, ग्लोबुलर सेल। ग्लोबुलर सेल किसको सीक्रेट करते हैं, म्यूकस को। म्यूकस सीक्रेट करते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया वाले इधर चिपक जाते हैं, और सिलिया क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। अपवर्ड मूवमेंट करके फेरिंक्स से किधर चला जाता है फूड, या ये बैक्टीरिया वायरस किधर चले जाते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस से स्टमक, स्टमक के अंदर क्या बैठा है, एचसीएल। एचसीएल क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ये ट्रेकिया वाली ट्यूब है ना, इधर क्या आ गया हमारे लंग्स। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। और राइट लंग्स कितने लोब के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, 3 के ऊपर, लेफ्ट 2 के ऊपर। ठीक है, अभी इस ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद कौन सी ट्यूब आ जाएगी, क्या कहते हैं इसे, ब्रोंकस। क्या कहते हैं इसे, ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद क्या आ जाएंगी, ब्रोंक्यूल। अच्छा, ब्रोंक्यूल के बाद क्या आ जाएंगी, गुड, एल्वियुलर डक्ट, डक्ट। अच्छा, एल्वियुलर डक्ट के बाद क्या आ जाएंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ऊपर क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज। गुड, ब्लड की क्या होती है, कैपिलरीज। तो एयर पैसेज में कहां से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से कहां जाता है, सॉफ्ट पैलेट, फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन एपिग्लोटिस, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद किधर जाता है, ब्रोंकाई पे, फिर ब्रोंक्यूल पर, फिर एल्वियुलर डक्ट पर, फिर एल्वियोलाई के ऊपर। एल्वियोलाई के ऊपर क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज। और एल्वियोलाई के अंदर ही क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है। इसी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ दी लंग्स। और एक बात और याद रखनी है कि ये जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के अंदर सी शेप, कौन सी शेप, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज। क्योंकि ये ट्रेकिया क्या होती है, फ्लेक्सिबल। जब इसके अंदर क्या आती है, एयर आती है, तो ये कहीं फट नहीं जाए, इस वजह से सी शेप कार्टिलेज इसको क्या करते हैं, कोलैप्स होने से क्या कर देते हैं, बचा देते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन में इंक भरो, ब्लैक पेन में। इसके बाद प्रोसीजर ब्रीथिंग का, कौन सा, ब्रीथिंग। अच्छा, ब्रीथिंग जो ह्यूमन के अंदर होती है, ह्यूमन मेमल्स, इसके अंदर होती है वो कौन सा, पॉजिटिव प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। अच्छा, नेगेटिव प्रेशर से क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स के अंदर जो होता है एटमॉस्फेरिक, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, चलो देखते हैं इसको, ये कैसे कह रहा है। देखो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या होती है, नाइट्रोजन, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन, 1% में क्या होती है, अदर गैसेज। इन सारी गैसेज का अगर मैं प्रेशर मिला के रखूं तो वो कितने के बराबर आता था, 1 atm के 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg को बोलते हैं मर्क्यूरी। इसके बाद 760 टोर के 760 मिलीमीटर ऑफ
Hg के 1,13,025 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर के 1,13,025 पास्कल के या 1,13,025 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2 के या 14.7 psi के। अच्छा ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जो 25 है या 52 है, ये यहाँ तो 25 होगा यहाँ तो 52 होगा। अभी देखो इधर बात सुनो, इन सारी गैसेस का जो प्रेशर है वो कितने के बराबर आ जाता है 760 टोर के। अगर मैं ऑक्सीजन का देखूं एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर वो होता है 159 टोर और हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 116 टोर। तो हाई कंसंट्रेशन किधर है ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर में या हमारे लंग्स में, एटमॉस्फेयर में। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल आते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है या नहीं होती, नहीं होती। तो आराम से ये क्या होती है एयर एटमॉस्फेयर से किधर चली जाती है हमारे लंग्स में और इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती। अभी ब्रीथिंग के दो प्रोसेस हैं, एक होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर एयर क्या होती है इन, अच्छा इंस्पायरेशन में एयर जब इन होगी तो थोरेसिक कैविटी रिब केज हमारा क्या करेगा अपवर्ड मूवमेंट करेगा ना, कौन सी मूवमेंट करेगा अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा अभी इसके अंदर ना इंस्पायरेशन जब एयर इन हो रही होती है तो हमारे रिब्स के ऊपर हमारे लंग्स के ऊपर मसल होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। कौन से इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरे होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है रिलैक्स। अच्छा और एक डायाफ्राम होता है हमारा, अच्छा ये डायाफ्राम भी क्या होता है मसल होता है। डायाफ्राम पता है क्या करता है चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर देता है अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। ये डायाफ्राम किधर मूवमेंट करेगा नीचे की तरफ मूवमेंट करके क्या हो जाएगा फ्लैट, गुड जबरदस्त। क्या करेगा मूवमेंट ये फ्लैट करेगा। चलो इसकी हम क्या बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं ना, इसकी क्या बनाते हैं तस्वीर बनाते हैं। ये क्या स्टर्नम चेस्ट बोन, ठीक है, ये रिब्स। जब एयर को इन करेंगे इंस्पायरेशन के दौरान तो रिब्स किधर मूवमेंट करेंगी आउटवर्ड एंड अपवर्ड। और ये जो है डायफ्राम कैसे मूवमेंट करेगा ऐसे बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा। अगर ऐसी तस्वीर आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये इंस्पायरेशन है या एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन इसके अंदर एयर क्या हो रही है इन हो रही है और रिब केज किधर मूवमेंट कर रहा है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो डायफ्राम है ये कैसा हो चुका है फ्लैट हो चुका है। अच्छा इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है ब्रीथिंग का वो कौन सा होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होती है एयर आउट होती है। एक्सपायरेशन का दूसरा नाम क्या है एक्सहेलेशन। अच्छा इसके अंदर याद रखो कि कौन कौन से मसल है, एक इंटरकोस्टल मसल है ना, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल के अंदर कौन कौन से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा रिलैक्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इसके अंदर याद रख लो कि डायाफ्राम क्या बन जाएगा कौन सी शेप डोम शेप। अच्छा ये क्या स्टर्नम और ये रिब्स। और ये कौन सी मूवमेंट करेंगी जब एक्सपायरेशन एयर को आउट करेंगे तो क्या करेगा रिब केज किधर मूवमेंट करेगा डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड क्या करेगा मूवमेंट करेगा। इस दौरान तीनों तीर किधर आएंगे अंदर की तरफ। और ये जो फ्लेयर था डायाफ्राम ये कैसा हो जाएगा डोम शेप, कैसा हो जाएगा ये डोम शेप बन जाएगा, ठीक है। देखो ना एयर को जब हम इन करते हैं इंस्पायरेशन कॉमन सेंस की बात है ना, चेस्ट कैविटी थोरेसिक कैविटी रिब केज क्या करेगा मूवमेंट आउटवर्ड करेगा ना। एयर को इन करेंगे तो आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर एयर को आउट करेंगे एक्सपायरेशन एक्सलेशन करेंगे तो किधर मूवमेंट कर जाएगा एयर को इन करता हूं तो ये आउटवर्ड, एयर को आउट करूंगा तो ये इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रीथिंग है। अभी ब्रीथिंग के अंदर ना रेट ऑफ ब्रीथिंग देखो, अगर रेट आ जाए किसके अंदर फिजिक्स के अंदर तो अपान में क्या आ जाता है टाइम। अगर रेट आ जाए बायो और केमिस्ट्री के अंदर तो क्या होता है रफ्तार। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये किसके बराबर हो जाता है स्पीड के, ये वेलोसिटी के, ये किसके बराबर है एक्सेलरेशन के, ये किसके बराबर है एंगुलर एक्सेलरेशन के, ये किसके बराबर है एंगुलर वेलोसिटी के, ये किसके बराबर है फोर्स के, ठीक है। अगर फिजिक्स में अपान में टाइम आ जाए, ठीक है, तो रेट। अगर केमिस्ट्री और बायो के अंदर आ जाए तो रफ्तार, ठीक है। अभी रेट ऑफ ब्रीथिंग सांस लेने की रफ्तार या सांस लेने का जो अमल होता है ये 90% क्या होता है इनवॉलेंट्री, क्या होता है ये इनवॉलेंट्री, लेकिन 10% क्या होता है ये वॉलेंट्री होता है। 90% हमारे बस में
नहीं होता, लेकिन 10% हमारे कंट्रोल में होता है। अगर मैं सांस को रोकूं, सांस लेने का अमल है ना ब्रीथिंग, सांस को रोकूं तो रोक सकता हूं या नहीं रोक सकता? नहीं रोक सकता हूं। स्विमिंग के दौरान रोक सकता हूं, ठीक है। ट्यूबवेल के अंदर मुकाबला लग गया, नहर के अंदर मुकाबला लग गया सांस को रोकने का, तो रोक सकता हूं नहीं रोक सकता? तो मेरे बस में है या नहीं है? मिस्ड कॉल ऑफ नेचर के दौरान नहीं रोक सकते आप सांस को, रोक सकते हैं ना। तो 10% जो वॉलेंट्री है, ठीक है, हमारे बस में, हम रोक सकते हैं सांस को। 90% ये खुद ब खुद क्या प्रोसेस हो रहा होता है, जब इंसान सोता है तो खुद सांस ले रहा होता है ना, खुद ब खुद ये प्रोसेस हो रहा होता है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, 90% इनवॉलेंट्री होता है, 10% क्या होता है वॉलेंट्री। और दूसरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो हार्ट का सिस्टम होता है, वो तो 100% ही क्या होता है इनवॉलेंट्री, खुद ब खुद। हार्ट को तो हम कहते ही मायोजेनिक है, जो हार्ट खुद ब खुद क्या कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। अभी रेट ऑफ ब्रीथिंग में, भाई पानी लेकर आओ आप, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीथिंग में होता क्या है कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ब्लड के अंदर क्या इंक्रीज कर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन। अभी इसको प्रोटॉन मैंने कैसे कहा, भाई देखो, हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। जब इसकी आयोनाइजेशन हो जाए, आयोनाइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, रिमूव होना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। कितने के बराबर होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के ऊपर। और इसके ऊपर बाकी क्या बच जाएगा, प्रोटॉन ही तो बचेगा। इसको मैं प्रोटॉन भी तो कह सकता हूँ ना, हाइड्रोजन को, ठीक है। अभी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की तादाद क्या हो गई है, बढ़ गई है। अच्छा, ब्लड किसके अंदर मौजूद होता है, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर। अभी कौन सी आर्टरी के अंदर, भाई एक कैरोटिड आर्टरी और दूसरी एओर्टिक आर्टरी, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन क्या हो गए, बढ़ गए। अभी कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्टरी के अंदर ब्लड था, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की तादाद क्या हो गई है, बढ़ गई है। इनको डिटेक्ट कौन करेगा, भाई बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए ना, तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर। कौन, रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर की बात की जाए, स्किन के ऊपर ही हमारे 5 किस्म के रिसेप्टर है। कौन कौन से, थर्मो रिसेप्टर, जो टेम्परेचर को, टेम्परेचर क्या हो सकता है, ठंडा भी गर्म भी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड सुना है ना, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, -71 डिग्री सेंटीग्रेड एंटार्क्टिका में, वो ठंडा है, और इधर गर्म। तो टेम्परेचर ठंडा गर्म हो सकता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो ठंडी चीज लगे तो हमें पता चलता है ना स्किन के ऊपर, गर्म चीज कोयला कोई रख दे पड़ा रहेगा क्या, तपस्या कर रहा है क्या, हाँ, गर्म चीज पता चलता है ना, ठीक है। और दूसरे कौन से, मकेनो रिसेप्टर, मकेनो टच करेगा, प्रेशर, ठीक है, ये मकेनो रिसेप्टर होते हैं। वाइब्रेशन, ठीक है, केमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। नॉइसो रिसेप्टर होते हैं, पेन के, कोई कांटा लगा दे, गोली लग जाए, दर्द होती है ना, कांटा कोई चुभो दे, सुई लगा दे, दर्द होती है ना इंसान को। तो पेन कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे पता चलता है, नॉइसो रिसेप्टर की वजह से। और पेन, दर्द का कैसे पता चलता है, भाई रिसेप्टर हमारी स्किन में ना, अगर इधर कांटा लग जाए तो इधर से रिसेप्टर किसको मैसेज देंगे, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज को किधर लेकर जाएगा, ब्रेन के पास, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन होती है, क्या होती है, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन से मैसेज किधर जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन मैसेज को किधर लेकर आएगी, इधर। तो मैं क्या करूंगा, हाथ को इस साइड कर दूंगा, इस साइड करूंगा, कांटा इस साइड है, इस साइड करूंगा ना, ठीक है। देखो अभी कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्टरी के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से, एक कैरोटिड बॉडी और दूसरा एरोटिक बॉडी। ये रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर है, ये क्या है, रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, मैसेज को लेकर जाएंगे किधर, ब्रेन के पास, किधर। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी ब्रेन के बारे में बता देता हूं। वैसे ब्रेन के किसके पास लेकर जाएंगे, मेडुला ओब्लंगाटा के पास। देखो जब बच्चा एम्ब्रियो होता है ना, इंसान एम्ब्रियो, ठीक है, उसके अंदर एक होती है नोटोकार्ड, एक होती है नर्व कार्ड। नोटोकार्ड से बनता है वर्टिब्रल कॉलम, नर्व कार्ड से हमारा बनता है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। अभी देखो ब्रेन जो होता है ना, शुरू शुरू के अंदर ये नर्व कार्ड होती है, नर्व कार्ड के अंदर क्या मौजूद होता है, सीएसएफ, क्या मौजूद होते हैं, सीएसएफ को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल, सेरिब्रो इज वर्ड फॉर ब्रेन, स्पाइनल स्पाइनल कार्ड के अंदर, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है कुछ, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका इंटीरियर पार्ट क्या होता है, इनलार्ज होता है, इसको बोलते हैं इंटीरियर ब्रेन। इंटीरियर ब्रेन से क्या क्या बनता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और ये कौन सा है, मिड ब्रेन, ये कौन सा है, हाइंड ब्रेन। इसके पीछे ये जो रह जाती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाली, इधर फोर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल्स, कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और आखिर में क्या बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो नंबर 1 जो होता है ना, फोर ब्रेन, ये वाला एफबी, ये फेसबुक नहीं है, फोर ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, टेलिनसेफिलॉन के ऊपर, किसके ऊपर, टेलिनसेफिलॉन और डाइनसेफिलॉन के ऊपर, ठीक है। अभी देखो टेलिनसेफिलॉन के अंदर क्या होता है, सेरिब्रम या दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर। और इनर पार्ट को मैं तो सेरिब्रल मेडुला कहता हूं, खैर पता नहीं है इसका। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, और ये दो होते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो कम कॉन्वोल्यूटेड होता है। इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला, जो सेरिबेरम कहते हैं, जिनको मिलाकर रखे हैं तो सेरिबेरम, कितने होते हैं, दो। इनको जोड़ता कौन है, कार्पस
कोलेसम, कार्पस कोलेसम, इनको क्या करता है, जोड़ के रखता है। और याद रख लो कि ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ऊपर वाला हाईली कॉन्विलेटेड, इसी के अंदर आपका न्यूटन बैठा है, इसी के अंदर आपका आइंस्टाइन बैठा है, अल्बेरूनी बैठा है, अल्फार्जमी बैठा है, ये सारे किधर बैठे होंगे, इसी के अंदर। क्या सर के अंदर आ जाएंगे क्या इतने? माना कि इसको समझो ना कि इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग सारी किधर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसका स्ट्रॉन्ग है उसका ब्रेन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटरन्यूरॉन होती है, और ये क्या होता है, हाईली कॉन्विलेटेड। हाईली कॉन्विलेटेड है तो आ गया है ना, नहीं तो ऐसे होता ना सर चपटा, रावण है क्या, ऐसे सर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता सर, ऐसे होता ना। अगर देखो ना, लार्ज इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, 18 फीट की, वो कैसे, ऐसे ना, हाईली कॉन्विलेटेड ऐसे। अगर सीधी होती तो 18 फीट का हो जाता ना बंदा, तो लार्ज इंटेस्टाइन 18 फीट की हो जाती है ना। और ब्रेन कैसे होता, ऐसे। हाँ ठीक है, अच्छा देखो इधर, ये सेरिब्रम मेडुला। अच्छा ये जो होते हैं ना सेरिब्रम, ये सेरिब्रम, ये किन किन के ऊपर मुश्तमिल होता है, याद रख लो। एंटेरियर फ्रंटल लोब, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब और डार्सल ओसिपिटल लोब के ऊपर मुश्तमिल होता है। टेलिनसेफिलॉन के बाद आ जाते हैं डायंसेफिलॉन। डायंसेफिलॉन के अंदर आ जाता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस। सारा दिन इंसान बातें वगैरह करते हैं, रात को सोते वक्त क्या कर देता है, इसको क्लियर कर देता है, बातों को क्या कर देता है, क्लियर। ठीक है, थैलेमस। थैलेमस के बाद क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बाद अमाइडाला, इसके बाद हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। अभी देखो इधर बात सुनो, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये सुपर मास्टर ग्लैंड कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड। ये एक मास्टर ग्लैंड होता है, उसके ऊपर भी सुपर मास्टर होता है। देखो ना, एक होता है मास्टर, एक होता है हेड मास्टर, एक होता है डीए, डीओ, डीए नहीं डीओ, डीओ होता है। डीओ क्या होता है, सुपर मास्टर होता है। हेड मास्टर क्या होता है, मास्टर। ठीक है, तो इधर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मास्टर ग्लैंड। क्या होता है ये, मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसे कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन भी है। और सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल में रखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अच्छा, टेम्परेचर के बाद ये किसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अच्छा, हंगर को, हंगर होती है भूख, भूख को, भूख लगी हो कैसे पता चलेगा, हाइपोथैलेमस याद रहेगा। हंगर के बाद थर्स्ट को, प्यास को। ठीक है, अच्छा, और किसको, अग्रेशन को, गुस्सा आ जाए किसी को, भाई किसी को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा, हाइपोथैलेमस से। अच्छा, अग्रेशन के बाद प्लेजर को, प्लेजर खुशी, खुशी आ जाए। पेन, दर्द, दर्द को भी कौन कंट्रोल करवाएगा, हाइपोथैलेमस। और अमाइगडाला थोड़ा सा खतरनाक है। अमाइगडाला क्या है, थोड़ा सा खतरनाक है। अमाइगडाला के सेक्सुअल एरोजल अपॉन द स्टिमुलस, अमाइगडाला ये। हिपोकैम्पस क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिपोकैम्पस क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिपोकैम्पस में वो बातें आ जाती है जो इंसान को कभी भूलती नहीं है। कोई बचपन का हादसा याद आ जाए, ठीक है, कोई बातें होती है ना, कोई टीचर ने कुछ कह दिया ऐसा, ठीक है, याद रहता है। या कोई भी बात जो आपको याद है ना अभी तक, जो भूलती नहीं है, वो किधर बैठी हुई है, हिपोकैम्पस में। किधर, हिपोकैम्पस। अच्छा, इसके बाद आपका कौन सा आ गया, मिड ब्रेन। कौन सा, मिड ब्रेन। याद रख लो कि ये जो मिड ब्रेन है ना, मेमल्स में, ह्यूमन में सबसे छोटा है। मेमल्स में, ह्यूमन में सबसे छोटा है। बाकी दूसरे जानदारों में मिड ब्रेन क्या है, बड़ा है, लेकिन मेमल्स होने चाहिए। ठीक है, अभी मिड ब्रेन किसके लिए होता है, एक साइड के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। अभी साइड, साइड क्या होता है, क्या, नजारा, कर इशारा देख नजारा। फीमेल क्या होती है, सूंघने के लिए। भाई देखो, सूंघने की इस इंसान की ज्यादा है या कुत्ते की ज्यादा है, कुत्ता क्या, मेमल है ना, तो उस कुत्ते के अंदर मिड ब्रेन क्या है, बड़ा है, लेकिन ह्यूमन के अंदर मिड ब्रेन क्या है, छोटा है। तो इस वजह से उसके अंदर हिस्से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद लास्ट में कौन सा आ जाता है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आ जाता है, मेड्यूला ओब्लंगाटा, मेड्यूला ओब्लंगाटा, सही है। दूसरा सेरिबेलम, तीसरा पोन्स, चौथा रेटिकुलर फॉर्मेशन। अभी देखो, सेरिबेलम जो होता है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में मैं आपको बताता हूं। सेरिबेलम पता है क्या करता है, पोजीशन को मेंटेन रखता है। अगर आप बाइक चलाते आपकी पोजीशन जो मेंटेन है वो कैसे, सेरिबेलम की वजह से। कई लोग देखे रस्से के ऊपर चल रहे होते हैं, वो किस वजह से चल रहे होते हैं, उनका क्या कंट्रोल में, सेरिबेलम पोजीशन को मेंटेन करता है ना। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर भी आता है। क्या पोजीशन को मेंटेन कौन करता है, हमारा सेरिबेलम। इसके बाद पोन्स, पोन्स क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात। जिसके चेहरे के तासुरात स्ट्रॉन्ग है वो तो पक्का चोर बने, वो तो पक्का चोर बने। आईएसआई वाले पकड़े ना तो पता नहीं चलेगा ना उसका। फेशियल एक्सप्रेशन जितने स्ट्रॉन्ग है, जितनी पकाई है, जितनी इंसान के अंदर पकाई। काफी लोग सुला मारते हैं ना, जब इंसान उठने वाला होता है ना, उठ के जाता है मेहमान, तो उसको सुला मार देते हैं, तब फेशियल एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। पकाई के साथ सुला जो मारते हैं, तो चेहरे के तासुरात किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं, पोन्स। रेटिकुलर फॉर्मेशन, पावर ऑफ इग्नोरेंस। भाई वालिदैन सोए हुए, बच्चा भी छोटा सोया हुआ है साथ में, अगर बच्चा उठ जाता है तो कौन होता है, अम्मी, अबू। अम्मी के अंदर पावर ऑफ इग्नोरेंस, अबू के अंदर, तो मर्दों के अंदर पावर ऑफ इग्नोरेंस क्या है, और औरतों के अंदर कम है ना। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, चल पड़ी। देखो मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ना, ये क्या होता है? रिफ्लेक्स सेंटर। जो हमारे बस में चीजें नहीं है वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या होता है? ये रिफ्लेक्स सेंटर होता है। क्या होता है ये? रिफ्लेक्स सेंटर। अच्छा, ये किस किस को कंट्रोल करता है भाई? देखो, ब्रीथिंग को, इसको ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को, ठीक है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को, हिकअपिंग, हिचकी को, किसको? हिचकी। हिचकी हमारे कंट्रोल में होती है क्या? हिचकी लग जाए किसी को? नहीं है ना कंट्रोल में, हिकअपिंग। इसके बाद स्नीजिंग, किसी को छींक आ जाए, वो कंट्रोल में रहती है क्या? 4-5 है, रोक ले बंदा, कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में? मेडुला ऑब्लंगाटा के। स्नीजिंग। इसके बाद स्वेलोइंग, स्वेलोइंग निगलना, जब खाना निकल लेता है इधर तक पहुंच गया तो हमारे कंट्रोल में रहेगा क्या? वो तो तब तक कंट्रोल में नहीं रहता जब तक आउट नहीं हो जाए बॉडी से। कंट्रोल में होता है क्या भाई? इधर पहुंचे वापस आ जाए, वापस आ जाएगा क्या? इधर पहुंच गए ना वाला। हाँ, स्वेलोइंग। स्वेलोइंग के बाद क्या जाती है? वोमाइटिंग, उल्टी। उल्टी, उल्टी भी कंट्रोल में इंसान के नहीं होती। एक मतलब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? आउट होगी, सांस लेगी। इसके बाद डाइजेशन। इसके बाद क्या होती है? डाइजेशन। डाइजेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, अभी इस ब्रेन पूरे को याद करने का तरीका क्या है? इस ब्रेन को याद किया है ना, इतने बड़े ब्रेन को समझना तो हमने सिर्फ ब्रीथिंग था ना। ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। और इधर ही मैसेज किसको लेकर जाने? रिसेप्टर्स को। भाई कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी को किधर मैसेज को लेकर जाना था? ब्रीथिंग को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। इतना समझाना जो था वो सिर्फ ब्रेन को याद करवाने का तरीका बताना था, ठीक है। अभी देखो ब्रेन को याद करने का तरीका क्या है? देखो भाई, नंबर 1 तो इसको याद करने का तरीका देखो, ये जो होता है सेरिबेरम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये कितने लोब के ऊपर मुश्तमिल होता है? 4 के ऊपर। एंटीरियर फ्रंटल लोब, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब और पेराइटल लोब, डॉर्सल ओसिपिटल लोब। अभी देखो, अगर एक इंसान है, ठीक है, किसी बच्ची को साथ लेकर गया घूमने के लिए, ठीक है, अभी वो क्या कर रही है? बच्ची जो है किसको देख रही है? डोल को, ठीक है, डोल को देख रही है। सवाल पूछता है इंसान, डोल प्यारी लगी? डोल प्यारी लगी। अच्छा, फिर लड़का क्या कहेगा बच्ची को? ले लो स्वीटी, ले लो, ले लो स्वीटी, ले लो। अच्छा, स्वीटी भी भूखी है ना, फिर स्वीटी भी क्या भूखी है, और फिर क्या होगा? और फिर ले लेगी, बस डोल ले लेगी, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। अच्छा, इसके बाद ये हाइपोथैलेमस को याद रखना है कैसे? भाई हाइपोथैलेमस सुपरमास्टर ग्लैंड है, किसके ऊपर वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है। और ये टेम्परेचर के ऊपर थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, ब्लड प्रेशर, और ये हंगर, थर्स्ट, अग्रेशन, प्लेजर, पेन, इसके ऊपर कंट्रोल करता है। अभी देखो ना, एच से किसी को इंसान देख ले तो क्या कहता है? किसी खूबसूरत को देखे तो क्या करते हैं? हल। पी से पिट्यूटरी ग्लैंड, हल परी, हल परी। टी से तुम, ठीक है, हल परी, तुम भी प्यारी, ब्लड प्रेशर, तुम भी प्यारी। अच्छा, इस एच से हाय, हाय, हल परी, तुम भी प्यारी, हाय तुम्हारी। ए पी से आपी भी प्यारी। भाई देखो ना, परी प्यारी है तो उसकी आपी भी प्यारी, आपी प्यारी तो उसकी अम्मी भी प्यारी। लेकिन एक बात हमसे भी सुन लेना, हाँ, एक बात हमसे भी सुन ले, ठीक है, क्या तरकीब कोई हुस्न से हटकर है तो सोचो, दानियाल हसीनाओं पे तो मरता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? देखो इधर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, और ये क्या? हंगर, थर्स्ट, अग्रेशन, प्लेजर और पेन को ऐसे कंट्रोल करना है, याद ऐसे करना है। इसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा, इसको कैसे याद रखना है? MO, मेडुला ऑब्लंगाटा। आर से क्या बन जाएगा? मोर, क्या बन जाएगा? मोर। बी से और एच से क्या हुआ? बहुत हुआ, क्या? मोर, मोर नहीं बनाओ, बना लो मोरनी, क्या बना लो? मोरनी, मोरनी बहुत हुआ, ठीक है। बीपी से ब्लड प्रेशर से बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है, मोरनी बहुत हुआ, बहुत प्यारा है। सुनो शादी, बी से वादा करो, डी कौन है? लगा दो, मोरनी बहुत हुआ, बहुत प्यारा है, लगा दो बनाने के लिए, लगा दो, ठीक है। हाँ, डांस नहीं, छोड़ो, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है। अभी ब्रेन के अंदर ना कौन सी चीज हमने देखनी थी? ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। अभी देखो इधर, ये जो कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी क्या थे? ब्लड के अंदर क्या बढ़ चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन बढ़ चुका है। ये मैसेज को कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी किधर लेकर जाएंगे? ब्रेन में। ब्रेन में किधर लेकर जाएंगे? मेडुला ऑब्लंगाटा जो कंट्रोल कर रहा है। अभी मेडुला ऑब्लंगाटा जो मैसेज भेजेगा ना, उसको हमने देखना है, उसको हमने क्या करना है? देखना है। ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये मैसेज किधर भेजेगा? इंटरकोस्टल मसल के पास। इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल है किधर? लंग्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर। इंटरकोस्टल मसल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को भेजेगा। इन्हें क्या कहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या करें? जल्दी
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या करें, स्पीड में करें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट स्पीड में करेंगे तो क्या होगी, एयर इन होगी। रिलैक्स स्पीड में करेंगे तो एयर आउट होगी। अगर एयर इन होगी तो एयर के साथ क्या आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। एयर इन हो रही है इंस्पायरेशन, अगर एयर आउट होगी तो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, आउट। ऑक्सीजन आती रहेगी बॉडी के अंदर, इंस्पायरेशन जितनी स्पीड के अंदर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। जितनी स्पीड के अंदर एयर इन होगी उतनी स्पीड के अंदर एयर आउट भी होगी। एयर इन होगी तो ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी का फंक्शन है। देखो, रेट ऑफ ब्रीथिंग के बाद कौन सा प्रोसीजर है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को पढ़ने से पहले हमें हार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में, हार्ट के बारे में। अभी देखो, हार्ट जो होता है अगर मेमल्स का देखा जाए तो वो कितने चेंबर होता है, 4 चेंबर। अच्छा, अगर मैं एम्फीबियन का पूछूं तो कितने चेंबर होता है, 3 चेंबर का, 3। ठीक है, अगर फिश का देखूं तो कितने चेंबर का होता है, कितने, 2 चेंबर का। कितने चेंबर का होता है, 2 चेंबर का। अभी ये हार्ट जो है किसका, ह्यूमन का लगा लो, किसका, ह्यूमन का। कितने चेंबर के ऊपर मुश्तमिल है, 4 के ऊपर। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसको क्या कहेंगे हम, राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी एट्रियम को मिलाने के लिए इधर होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को मिलाने के लिए क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा वो कौन से आएगा, बाइकप्सिड वाल्व से। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आएगा वो कौन से वाल्व से आएगा, ट्राइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व से। ठीक है, अभी देखो, राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। इसका कलर कैसा होगा, डार्क मैरून कलर होगा। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अभी ये ऑक्सीजन लेने किधर जाएगा, ऑक्सीजन इसको मिलेगा कहां पर, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के ऊपर क्या है, ब्लड की कैपिलरीज। अभी इधर लंग्स के पास आएगा, लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। और इसके अंदर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ जाएगी, लंग्स में। ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, कैपिलरीज में। कैपिलरीज से किधर जाएगा, ब्लड की वेन्स में। अभी ये वेन कौन सी है, पल्मोनरी वेन। और ये जो होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। याद रख लो कि हार्ट के अंदर जो आती है वो क्या आती है, आर्टरी, सॉरी, हार्ट के अंदर क्या आती है, वेन। हार्ट से दूर जाती है वो क्या होती है, आर्टरी। अभी ये हार्ट के अंदर जा रही है तो ये वेन है या आर्टरी है, वेन। ये कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन। किधर गई है, लेफ्ट एट्रियम में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम से किधर जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और इसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। ये हार्ट से जो निकल रही है ये आर्टरी है या वेन है, हार्ट से जो भी निकलती है उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी। सारी आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। सिवाय कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। सिवाय कौन सी, पल्मोनरी वेन्स के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हार्ट क्या होता है, हमारा मायोजेनिक होता है। हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक। मींस हार्ट खुद ब खुद क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। अभी हार्ट खुद ब खुद वर्क कैसे करता है, इधर होता है इसके क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। इसके नीचे क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद क्या आते हैं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद ये क्या आते हैं, पंकेज फाइबर। इसको क्या बोलते हैं,
पंकीज फाइबर। पंकीज फाइबर तक जब ये मैसेज पहुंचता है तो पूरे का पूरा हार्ट क्या करना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। सबसे पहले मैसेज किधर आएगा, खुद जनरेट होगा राइट एट्रियम में, फिर साइनो एट्रियल नोड में, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, इसके बाद बंडल ऑफ हिस में, फिर पंकीज फाइबर में, फिर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होता है और खुद ब खुद रिलैक्स होता है। हार्ट के ऊपर हमारा कोई भी बस नहीं है, लेकिन हाँ हार्ट बीट के ऊपर हमारा बस है। हार्ट बीट बढ़ जाती है और कम हो जाती है। कैसे, अगर इंसान का सुबह एंट्री टेस्ट हो तो हार्ट बीट बढ़ेगी कम होगी, किसी का 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल जाए, हार्ट बीट बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हार्ट बीट हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना ये हमारे बस में नहीं है। हार्ट की रफ्तार को तेज या कम कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना कईयों का गुस्से के अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या बताया था, ब्लड प्रेशर को कम करूंगा अभी मैं अपने, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या बताया था, आर से रुको, क्या आओ ना, सही है, सुनो, आ जाओ ना भाई, रुको, आओ ना, सुनो, आ जाओ ना भाई। 2 मरतबा कह दिया, ठीक है, 2 मरतबा, इसके बाद नहीं कहेंगे, फिर थोड़ा सा दाबा लगाएंगे। ए वीना, ए वीना, बहुत हुआ, क्या बहुत हुआ, प्यारी फेरी, प्यारी फेरी, फेरी कह दिया, परी कह दिया तो फिर बस, ठीक है। उसके बाद फेरी क्या कहेगी, परी क्या कहेगी, चलो ओके हो गया, चलो ओके हो गया, ठीक है। और इधर देखो, ए वीना, ए वीना को फिर शायरी भी सुनानी है ना, ठीक है, क्या सुनानी है, शायरी भी। ये तुमको वहम है कि आगाज़े गुफ्तगू हम करेंगे, हम जो खुद से रूठ जाए तो सदियों खामोश रहते हैं। रूठता नहीं हो, अगर किसी से रूठ जाओ तो फिर उसे भी पता चल जाता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं बच्चों को, फर्स्ट ईयर वालों को भी, ठीक है ना, ये नहीं समझना। और मुझे चीजें भूलती नहीं है। इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा, एक तो आ जाता है कि इसकी लंग्स की कैपेसिटीज, लंग्स की कैपेसिटीज। अभी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की, कितनी होती है, 5 DM क्यूब, 5 लीटर या 5000 CM क्यूब। अच्छा, ये टोटल कैपेसिटी होती है, इतनी एयर हमारे लंग्स के अंदर आ सकती है नॉर्मल ब्रीथ के दौरान। नॉर्मल ब्रीथ के दौरान जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो कितना, 0.5 लीटर, हाफ लीटर या हाफ DM क्यूब, ठीक है, इतनी, या 500 CM क्यूब तक हम एयर को क्या करते हैं, इन करते हैं। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी, कौन सी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 4 DM क्यूब या लीटर या 4000 CM क्यूब। ये कितनी होती है वाइटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी 5 DM क्यूब और वाइटल कैपेसिटी 4 DM क्यूब। अच्छा, टोटल 5 DM क्यूब है तो वाइटल कैपेसिटी भी 5 DM क्यूब होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होती, ये इस वजह से नहीं होती, रिब केज की वजह से। किसकी वजह से, रिब केज। रिब केज इसको पूरी तरह फूलने नहीं देता। हाँ, रिब केज टूट जाए फिर ये 5 DM क्यूब तक एयर इसके अंदर आ सकती है। अच्छा, बाकी जो बच जाता है वो कितना बचता है, 1 DM क्यूब, उसे बोलते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। उसे क्या बोलते हैं, रेजिजुअल वॉल्यूम। अभी रेजिजुअल वॉल्यूम कितना बच जाता है, 1 DM क्यूब और लीटर या 1000 CM क्यूब। अभी अगर ये रेजिजुअल वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर ये बढ़ेगा 1 DM क्यूब से कितना हो जाए, 2 DM क्यूब, तो हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 DM क्यूब से कितनी हो जाएगी, 3 DM क्यूब। कितनी, 3 DM क्यूब। तो ये बढ़ेगी कम होगी, कम होगी ना। कम होगी वाइटल कैपेसिटी तो हमें नुकसान होगा या फायदा होगा, हमें क्या होगा, नुकसान। और ये रेजिजुअल वॉल्यूम कब बढ़ता है, एक इफाइजिमा क्या होती है, ये डिजीज होती है। और दूसरा किसके अंदर ये इंक्रीज होता है, एजिंग के अंदर। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना उसके अंदर क्या होता है, ये जो रेजिजुअल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इफाइजिमा क्या है, ये एक लंग्स की डिजीज है। इफाइजिमा में होता क्या, डीजनरेशन ऑफ एल्विलाई। ये होता कैसे, निकोटीन, सल्फर मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जब इनहेल करता है इंसान एक्टिवली या पैसिवली, एक्टिवली या पैसिवली इनहेल करेगा तो
जो धुआं है वो कहां से, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फिर सॉफ्ट पैलेट, फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लेरिक्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इसके बाद एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई तक पहुंच गया ये धुआं। एल्वियोलाई के अंदर क्या मौजूद होता था, सरफेक्टेंट। ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर क्या मौजूद है, सरफेक्टेंट। इस फ्लूइड को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। और ये फ्लूइड का फायदा क्या था कि एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आराम से करे। अभी ये खत्म हो गया फ्लूइड, तो ये हार्ड हो जाएगा या स्मूथ हो जाएगा, हार्ड। अगर हार्ड होगा ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सुकून से करेगा या मुश्किल से, मुश्किल से, तो ये क्या हो जाएगा, फटना स्टार्ट हो जाएंगे, डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई होते कितने हैं बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर 700 मिलियन। ये बच के अगर आधे हो जाए, एक एग्जांपल है 350 मिलियन, तो आप मुझे बताओ कि ऑक्सीजन उतना बॉडी को मिलेगा क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं ना इसको, इसी के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, चेंज। भाई एल्वियोलाई के अंदर जब एयर आएगी तो इधर क्या आएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, ब्लड की कैपिलरीज में। ब्लड के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किधर आ जाएगा, एल्वियोलाई में। तो इधर क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जब ये आधे हो जाएंगे तो इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होंगी क्या, ऑक्सीजन कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरी से आर्टरीज या वेन्स में जाएगा, आर्टरीज या वेन से ब्रेन के अंदर जाएगा। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्रेन को, तो ब्रेन चिड़चिड़ा होगा या सुकून की हालत में होगा, इरिटेबल होगा ना ब्रेन। तो ये एम्फाइजिमा डिजीज के अंदर इंसान को होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रोसेस है, वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी गैसेस में कौन कौन सी, एक ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन करता है, ब्लड। कौन, ब्लड। अच्छा, ब्लड के अंदर क्या होता है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा, 45% क्या होता है, ब्लड के सेल और कार्पसल। ब्लड के कार्पसल और क्या होते हैं, ब्लड के सेल होते हैं 45% में। अभी ब्लड के कार्पसल कौन कौन से, एक आरबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, सेल कौन सा है ब्लड का, डब्ल्यूबीसी। अभी सेल और कार्पसल के दरमियान फर्क क्या है, भाई सेल होने के लिए तीन चीजें लाजमी है। सेल होने के लिए एक उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। कार्पसल के अंदर इनमें से एक चीज नहीं होगी। और कार्पसल कौन सा है हमारा, आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद नहीं है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो वो सेल तो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कार्पसल। आरबीसी क्या है, कार्पसल। और प्लेटिलेट्स का काम क्या है, प्लेटिलेट्स का ये काम है कि अगर इंसान को कट लग जाए तो ब्लड को बहने से रोकेगा कौन, प्लेटिलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और डब्ल्यूबीसी की कुछ किस्में, नंबर 1 कौन सा है, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, पॉली मार्फ न्यूक्लियर। अभी इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन सी है, एक न्यूट्रोफिल, एक इओजिनोफिल और एक बेजोफिल। अच्छा, ये ग्रेन्युलोसाइट है। इसके बाद अग्रेन्युलोसाइट, इसके अंदर ये होता कैसे, मोनो न्यूक्लियर। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। अच्छा, अभी ये ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, मार्फ मीन्स होता है शेप, न्यूक्लियर मीन्स इसके न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा क्या होंगी, शेप। न्यूट्रोफिल कैसा होता है, जैसे गाने होते हैं ना सिंगिंग में, ऐसे ये शेप होती है। और ये ग्रेन्युलोसाइट है, इसके अंदर ग्रेन्स होंगे। इओजिनोफिल जैसे कानों के ऊपर लगाते हैं हेडफोन, ये कैसा होगा, हेडफोन की तरह। बेजोफिल कैसा होगा, चांद की तरह का, कैसा, चांद की तरह का। मोनोसाइट भी कैसा होगा, चांद की तरह का, लेकिन ये मोटा चांद होगा, ये पतला है। और ये क्या है, मोटे चांद होते हैं ना 12वीं 13वीं तारीख का, वैसा होगा। अच्छा, लिम्फोसाइट ये कैसा होगा, बिल्कुल बारीक, जैसे निकलता है ना ईद का या रमजान का, ऐसा चांद होगा। ऐसी इसका स्ट्रक्चर होता है लिम्फोसाइट का। अच्छा, इनमें से कौन कौन से, एक न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या होते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं ये, फेगो मीन्स क्या होता है, ईटिंग, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल ईटिंग प्रोसेस, ये बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, खाते हैं। अच्छा, इसके बाद लिम्फोसाइट, इओजिनोफिल, बेजोफिल
क्या होते हैं? एंटीटॉक्सिन, हिस्टामिन और हेपरिन प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट, इयोजिनोफिल, बेसोफिल क्या होते हैं? एंटीटॉक्सिन, कोई भी जहरीली चीज आएगी उसको खत्म करेंगे। हिस्टामिन और हेपरिन, हिस्टामिन क्या होती है? ब्लड की वेन्स को क्या करते हैं? डायलेट कर देते हैं। और हेपरिन के अंदर, हेपरिन याद रख लो ये क्या होती है? कोई भी एलर्जी होती है ना इंसान को, तो उसके ऊपर, उसके खिलाफ ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अभी इन्हों को याद रखने का तरीका कैसा है भाई? इन्हों को याद कैसे करें भाई? देखो, ग्रेन्युलोसाइट जी, और इससे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर से पी, फिर न्यूट्रोफिल एन, इयोजिनोफिल ई, और बेसोफिल। अभी घर में होते हैं ना ज़ईफ होते, तो मेहमान आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं भाई? ज्यादा नहीं बोलना। तो ग्रेड पा नहीं एक्स्ट्रा, क्या बोलो? ग्रेड पा नहीं एक्स्ट्रा बोलना, चलो बोलना। अच्छा, इसके बाद ये, इसको कैसे याद रखना है? इधर से एजी पकड़ो, इधर से मोनोसाइट, मोनोन्यूक्लियर, फिर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एजी, एजी जो मांगना है मांग लो, एजी जो मांगना है मांग लो। अभी ऐसी बातें कोई उस्ताद करे, टीचर करे, ठीक है, तो फिर क्या करें? वालिदैन को पता चल जाए भाई ऐसी बातें करता है क्लास के अंदर, तो क्या करेंगे? हाँ, देखो इधर, देखो बात सुनो, इसमें पता क्या होगा? मैं क्या कहूंगा उन्हें? वालिदैन अगर आ जाए, मैं कहूंगा नेरो, एन से नेरो, एम से माइंडेड, पी से पीपल, नेरो माइंडेड पीपल। और जिन्होंने शिकायत लगाई होगी बच्चों ने, उन्हें क्या कहूंगा? नहीं मुझसे पढ़ो, जान छोड़ो, नहीं मुझसे पढ़ो। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, याद करने का तरीका है, इसको क्यों तुम ले रहे हो? तुम खुद अच्छे हो, सर अच्छा है, तो बस बात खत्म। ठीक है, इसके बाद ये क्या? लिम्फोसाइट, इयोजिनोफिल, बेसोफिल, एंटीटॉक्सिन, हिस्टामिन और हेपरिन। इसको याद रख लो लिबा करके। कैसे? लिबा करके, बस। तो डस्टर इधर, अभी इस आरबीसी को पकड़ो। आरबीसी कैसा होता है? रेड ब्लड कार्पसल, बाइकॉनकेव शेप होता है। कैसा होता है ये? बाइकॉनकेव शेप। ये बाइकॉनकेव शेप, जैसे दो प्लेटों को कैसे रख दो? उल्टा करके रख दो, बाइकॉनकेव शेप होता है। आरबीसी के अंदर ना एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन, उसका नाम है हेमोग्लोबिन। कौन सा है? हेमोग्लोबिन। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, एक क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इंसुलिन आ जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइडर वेब्स और हेयर, हमारे बाल, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर लाइसोजाइम आ जाता है। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है? कि जब भी बैक्टीरिया के ऊपर कौन हमला करता है? वायरस हमला करता है। वायरस क्या करता है? अपना डीएनए इसके अंदर इंटर कर देता है। डीएनए इंटर करने के साथ साथ बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर लेता है? कंट्रोल में। बैक्टीरिया का डीएनए जब कंट्रोल में आएगा तो वायरस अपने इसके अंदर क्या बनाएगा? फेजिस। क्या बनाएगा? बच्चे बनाएगा। काफी ज्यादा क्या बना लेगा इसके अंदर? फेजिस, बच्चे बना लेगा। तकरीबन 100 to 200। अभी ये 100 से 200 बच्चे इसके अंदर बन गए। अभी इनको निकलना भी तो है ना। ये क्या सीक्रेट करवाएंगे? लाइसोजाइम को। लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। इसमें से 100 से 200 वायरस क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हेमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है? हेमोग्लोबिन का। और याद रख लो कि एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से क्या करता है? ये बाइंड करता है। और ये प्रोसेस किधर होता है? लंग्स में। क्या बन जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। भाई देखो, ये एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर ये क्या होती है? ब्लड की कैपिलरीज। एल्विलाई के अंदर क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन। और ये ब्लड की कैपिलरीज में क्या मौजूद होगा? ब्लड के अंदर क्या मौजूद होगा? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या मौजूद होगा? हेमोग्लोबिन। ये एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा? जब ये आएंगे तो कितने? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। और ये प्रोसेस किधर हो रहा है? एल्विलाई मौजूद किधर है? लंग्स में मौजूद है ना। तो ये प्रोसेस किधर हो रहा है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन किधर बन रहा है? लंग्स के अंदर। अच्छा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये टूटता किधर है? फिर बन रहा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन लंग्स के अंदर, ये वापस टूटेगा किधर? टिश्यूज के अंदर। किधर? टिश्यूज। टिश्यूज किससे मिले होते हैं? सेल से। सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को किसकी मौजूदगी में? किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और
एटीपी, एटीपी क्या होती है? तवानाई का सिक्का। तो एटीपी मेरे अंदर है तो मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है तो मैं बात कर रहा हूं ना, ग्लूकोज मेरा टूट रहा है तो तभी तो बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एटीपी मेरे खर्च हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं अभी तो। ठीक है, ये तवानाई के सिक्के मिल रहे हैं तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं। और ये याद रख लो कि एक आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी के अंदर कितने हेमोग्लोबिन होते हैं? 280 मिलियन, 280 मिलियन हेमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर होते हैं। अगर एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है तो 280 मिलियन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे? 280 को किससे जरब कर दें? 4 से। 280 को किससे जरब कर दें? 4 से। 4 से जरब करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 1120 मिलियन किसके? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करेगा? ये बाइंड करेगा। 280 मिलियन, ठीक है, हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कितने? 1120 मिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? ये बाइंड करेंगे। और ये 1120 मिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जो बाइंड करते हैं, ये बिलियन से ऊपर या बिलियन से कम में? मोर देन 1 बिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन क्या करते हैं? बाइंड करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? घुमाते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं एक आरबीसी, आरबीसी कितने होते हैं ब्लड के अंदर? करोड़ों, अरबों, इतने होंगे ना? ठीक है, इतने होंगे। तो ऑक्सीजन इनफ है, आरबीसी ही क्या करता है? हेमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट। कोई और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, कोई और चीज, हेमोग्लोबिन इनफ है, ये काफी है। बंद करो भी, बंद कर दो। क्या हुआ? सेंसर खत्म हो गए क्या इसके?